नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। इंग्लिश का क्लास मैं ले रहा था। इंग्लिश बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करवा रहा था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हो चुके थे। 36 नंबर तक क्वेश्चंस आपका हो चुका था, ठीक है। अब आगे हम अगला जो क्लास ये 2 है, इसमें हम 37 से लेकर के और 75 तक क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि इंग्लिश में क्या होता है, आपको समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लंबा समय लग जाता है, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती थी, इसलिए मैंने कहा कि 2 पार्ट में इसको हम बताएंगे। तो आज हम दूसरी क्लास लेकर के हाजिर हैं। आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल आप लोगों ने देखा होगा पहली क्लास, ठीक है। ये आपके सभी विश्वविद्यालयों के लिए, चाहे आप CCSU के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि पेपर जो लगा वो 27 तारीख को, 27 जनवरी को, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय का जो पेपर लगा हो उसका भी ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा ये। इसके साथ ही साथ में राम मनोहर लोहिया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का माइनर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। माँ पाटेश्वरी का ऑब्जेक्टिव होगा, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखें। यानी ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एंटीथेसिस इज लिटरेचर इज, यानी कि साहित्य में एंटीथेसिस का क्या मतलब होता है। एंटीथेसिस का मतलब होता है बेटा क्या, द यूज ऑफ वर्ड विथ अपोजिट मीनिंग इन अ बैलेंस एंड पैरेलल स्ट्रक्चर, यानी कहने का मतलब ये संतुलित और समानांतर रचना के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का उपयोग जो होता है, वही एक प्रकार से साहित्य में आपका एंटीथेसिस कहलाता है, ठीक है। एंटीथेसिस एक अलंकार है जो दो विपरीत विचारों को एक साथ रखता है ताकि विरोधाभासी जो है प्रभाव पैदा हो सके, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू contrasting ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। हु हैज रिटन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, 40 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है बाबू, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कह रहा है ड्रीम चिल्ड्रन जो एसे है, हु हैज रिटन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन जो एसे किसने लिखा है, तो ड्रीम चिल्ड्रन निबंध किसने लिखा है, इसको लिखा चार्ल्स लैम्ब ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, चार्ल्स लैम्ब का निबंध है, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब ने इसे अपने एसेज ऑफ एलिया के हिस्से के रूप में रखा है, ठीक है। जो है एसेज ऑफ एलिया इनका निबंध संग्रह है किसका, ठीक है, किसका, चार्ल्स लैम्ब का। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न आपका आ चुका भैया। प्रश्न है आपका 41 नंबर भी देख लीजिए इसी के साथ ही साथ में। A/N डैश इज रिटन टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दूसरी संस्था से जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है। दूसरी संस्था से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग पूछताछ पत्र या जिसको आप इंक्वायरी लेटर बोलते हैं उसको लिखते हैं, इंक्वायरी लेटर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, व्हाट टोन डज एडिसन मेंटेन इन सर रोजर एट द चर्च। बताएं, प्रश्न आपसे कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि व्हाट टोन डज एडिसंस मेंटेन इन सर रोजर एट द चर्च, यानी आपसे कह रहा है कि सर रोजर एट द चर्च में एडिसन ने किस तरह का स्वर यानी टोन बनाए रखा है। तो इसमें उन्होंने आपका जो है ह्यूमरियस एंड लाइट हार्टेड, यानी कि हास्यपूर्ण और हल्का फुल्का, ठीक है, ह्यूमरियस एंड लाइट हार्टेड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 42 नंबर क्वेश्चन आप यहीं पर देख लीजिएगा। प्रश्न, जॉन सी वाज सफरिंग फ्रॉम। जॉन सी वाज सफरिंग फ्रॉम, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन सी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि जॉन सी किस बीमारी से पीड़ित थी। जॉन सी जो थी ये जो है निमोनिया से पीड़ित थी, निमोनिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ हेनरीज स्टोरीज द लास्ट लीफ जॉन सीज फेल्स इल विथ निमोनिया, यानी ओ हेनरी की कहानी है द लास्ट लीफ, उसकी एक पात्र है जॉन सी जो निमोनिया से बीमार है, उसको लगता है जब तक आखिरी पत्ता पेड़ पर लगा तब तक मैं जीवित हूँ, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी, ठीक है, और उसी के सहारे वो जीवित रहती है, उसको पूरा विश्वास है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है, थ्रो आउट द एसे प्रोफेशंस फॉर वुमेन वर्जीनिया वुल्फ एटीट्यूड टुवर्ड्स हर आइडियंस इज। कह रहा है आपसे कि निबंध प्रोफेशंस फॉर वुमेन, निबंध प्रोफेशंस फॉर वुमेन में अपने दर्शकों के प्रति वर्जीनिया वुल्फ का दृष्टिकोण कैसा है। तो वर्जीनिया वुल्फ का दृष्टिकोण ऑनेस्ट एंड इनकरेजिंग है, यानी कि उत्साहजनक और ईमानदार।
ऑनेस्ट एंड ईमानदार, और इनकरेजिंग माने उत्साहजनक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह महिला लेखकों के संघर्ष के बारे में स्पष्ट रूप से बोलती हैं। ठीक है, वो डरती नहीं है, उन्हें बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, सब कुछ बताती हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है द सेंट्रल थीम ऑफ द लेमेंट इज, द लेमेंट रचना जो है उसकी सेंट्रल थीम क्या है, बताएं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, द लेमेंट का मुख्य विषय, तो उसका मुख्य विषय है आपका डेथ ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, क्या है, डेथ ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मृत्यु और शोक। ठीक है, मृत्यु एंड शोक। द स्टोरी बाय एंटोन चेखोव deals with the isolation and grief of a father who has lost his son। एंटे चोकोव की ये कहानी एक पिता के अलगाव और दुख को दर्शाती है जिसने अपने बेटे को खो दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। व्हाट जेनायर इज गाय द मोपासेंट, गाय द मोपांसा बेस्ट नोन फॉर, गाय द मोपांसा, गाय द मोपांसा किस विधा के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, तो किसके लिए जाने जाते हैं बेटा, ये रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं, यथार्थ व शॉर्ट स्टोरी के लिए जाने जाते हैं। रियलिज्म शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यथार्थवाद यानी रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। ही इज अ मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एंड अ रिप्रेजेंटिंग ऑफ द नेचुरलिस्ट स्कूल, यानी कि वह लघु कहानी के उस्ताद और प्रकृतिवादी स्कूल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन, गाय द मोपांसा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ आयोनास सन्स, यानी कि आयोना, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, प्रश्न आपसे पूछा गया 47 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बताएं। 47 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ आइनोस सन्स, यानी आइनो के सन्स का क्या नाम था, उसका क्या नाम क्या था, मोना, वेक्सा। 47 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहानी द लेमेंट में इयोना के बेटे का क्या नाम है, इयोना के बेटे का नाम है बारिन, बारिन। ठीक है, बारिन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एंटेओ चूंकि कहानी द लेमेंट में मुख्य पात्र इयोना पोटापो अपने बेटे की हाल ही में मृत्यु के दुख में डूबा हुआ है, उसके बेटे का नाम बारिन है। इयोना अपने इस दुख को अपनी बग्गी में बैठने वाली सवारी के साथ साझा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई सुनता नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, यही पूरी कहानी, मैंने पूरी आपकी कहानी बता भी रखी है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है हु इज द कंट्रोल करेक्टर ऑफ द स्टोरी गेम्स एट टू लाइट, बताएं। 45 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 45 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45, फटाफट से आप बताएंगे। हु इज द कंट्रोल करेक्टर ऑफ द स्टोरी गेम्स एट टू लाइट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल गेम्स, गेम्स एट टू लाइट कहानी का मुख्य पात्र यानी प्रोटागोनिस्ट कौन है, तो इसका प्रोटागोनिस्ट है रवि। ठीक है, रवि इसका जो है मुख्य पात्र है। अनीता देसाई की कहानी है ये, गेम्स एट टू लाइट, रवि नाम के एक छोटे लड़के पर केंद्रित है पूरी कहानी। ठीक है, द स्टोरी फॉलोज हिज साइकोलॉजिकल जर्नी एज ही हिडीज in a dark shed during a game of hide and seek, hoping to win the game. Recognition only a face of causing sense of insignificance when he realizes the other children have forgotten him। ये कहानी बेटा जो रवि नाम का लड़का है उसके मनोवैज्ञानिक सफर को दिखाती है। जब वह लड़का लुका छुपी के खेल के दौरान एक अंधेरे शेड में छिप जाता है, वह जीतने और पहचान पाने की उम्मीद करता है, लेकिन अंत में उसे अपनी उपेक्षा का एहसास होता है जब उसे पता चलता है कि बाकी बच्चे उसे भूल चुके हैं। ठीक है, पूरा इसको चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे।
48 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, व्हाट वाज बेहरमन्स मास्टरपीस, बताएं बेहरमन्स की उत्कृष्ट कृति मास्टरपीस क्या थी। तो उसका एक पत्ते का चित्र बनाना सबसे लास्ट में बनाया था, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेंटिंग अ पीस ऑफ अ लीफ, पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ अ लीफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि वो लास्ट पत्ता बनाता है वो, क्योंकि आंधी खूब आती है और तूफान में पत्ता गिर जाता है पेड़ का, लेकिन वो ऐसा पत्ता पेड़ के जैसा बना देता है दीवार पर, जिसको देख करके जॉन्सी जीवित रहती, जॉन्सी पत्ता जैसे पत्ता गिरेगा जॉन्सी मर जाएगी, ऐसा उसको विश्वास था। ओ हेनरी की प्रसिद्ध रचना द लास्ट लीफ, उसमें बेहरमन नाम का एक वृद्ध कलाकार है, बूढ़ा कलाकार है, जो जीवन भर एक उत्कृष्ट कृति यानी मास्टरपीस बनाने का सपना देखता है। जब जॉन्सी नाम की एक युवा कलाकार निमोनिया से पीड़ित है और जीने की इच्छा खो देती है, यह मान करके कि दीवार पर लगी बेल का आखिरी पत्ता गिरते ही वह मर जाएगी, तब बहरमन एक ठंडी और तूफानी रात में बाहर जा करके दीवार पर एक पत्ता चित्रित कर देता है। वह चित्रित पत्ता इतना असली लगता है कि जॉन्सी उसे असली समझ लेती है, जिससे उसे जीने की नई उम्मीद और ताकत मिल जाती है, क्योंकि उसको विश्वास था कि जब तक पत्ता गिरेगा नहीं तब तक मैं मरूंगी नहीं, और जैसे पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। बहरमन का ये चित्र एकदम असली पत्ता लगता है, पत्ता गिर जाता है लेकिन वो पत्ता असली चित्र उसको लगता है। बहरमन का यह बलिदान और उसकी कला की उत्कृष्ट सच्ची उत्कृष्टि जो है यही थी सबसे ज्यादा मास्टरपीस, चूंकि इसके बाद बहरमन मर गया था और जो है पत्ता बना करके, और सबसे मास्टरपीस इसका यही था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, द बेटल ऑफ कैंपियन टूक प्लेस, आपसे कह रहा है द बेटल ऑफ कैंपियन टूक प्लेस, यानी चैंपियंस की लड़ाई, द बेटल ऑफ चैंपियंस कहाँ पर हुई थी, चैंपियंस की लड़ाई ये कहाँ पर, बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी, ठीक है। बेनीथ द बनियान ट्री, बेनीथ द बनियान ट्री, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न रस्किन बॉन्ड की कहानी द बनियान ट्री से प्रेरित है। इसमें एक कोबरा और एक नेवले के बीच भीषण लड़ाई का वर्णन किया गया है। कहानी का वर्णन करता एक विशाल बरगद के पेड़ की शाखाओं पर बैठ करके इस चैंपियंस की लड़ाई को देखता है, जबकि असली लड़ाई ठीक उसी पेड़ के नीचे जमीन पर हो रही है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 46 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अ पब्लिक अथॉरिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन आरटीआई एप्लीकेशन, यानी कि आरटीआई आवेदन का, आरटीआई मतलब क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, आवेदन का जवाब देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए समय सीमा कितनी होती है, तो 30 दिन की समय सीमा होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम आया था 2005 में, उसके तहत एक जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ के लिए आवेदन होने के 30 दिनों के भीतर मांगी गई जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। हालांकि यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ये बात बताई गई है उसमें। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन आपका प्रश्न क्या कह रहा है आपसे बाबू, प्रश्न है, सर रोजर लाइक्स टू टॉक विथ, सर रोजर लाइक टॉक विथ, यानी सर रोजर किससे बात करना पसंद करते हैं। सर रोजर जो है बटलर से बात करना पसंद करते हैं, किससे बेटा, बटलर से बात करना पसंद करते हैं। जोसेफ एडिसन का एक निबंध है सर रोजर एट होम, सर रोजर एट होम किसका निबंध है, जोसेफ एडिसन का निबंध है। उसमें बताया गया है कि सर रोजर अपने नौकरों के साथ अपने परिवार के सदस्यों जैसा व्यवहार करते हैं और वह उनके प्रति बहुत मिलनसार हैं, विशेष रूप से अपने बटलर के साथ, चूंकि उनके नौकर उनकी सेवा में ही बूढ़े हुए हैं, इसलिए उनके बीच एक गहरा सहज संबंध और आपसी सम्मान है। और सर रोजर अक्सर अपने बटलर के साथ लंबी बातचीत करना भी पसंद करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, हु वाज कॉल्ड आउट बाय सर रोजर फॉर rebuke as he was disturbing the assembly during sermons in the church, कह रहा है आपसे कि चर्च में उपदेश के दौरान सभा में बाधा डालने के लिए सर रोजर ने किसे फटकार लगाई थी, तो सर रोजर ने किसे फटकार लगाई थी, जॉन मैथ्यूज को फटकार लगाई थी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जोसेफ एडिसन के द्वारा निबंध लिखा गया है ये, सर रोजर एट चर्च। उसमें सर रोजर चर्च की गरिमा और अनुशासन के स्वनियुक्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। यदि प्रार्थना या उपदेश के दौरान कोई सो जाता है या शोर मचाता है तो वे उसे सार्वजनिक रूप से टोकते हैं। जॉन मैथ्यूज वह पात्र है जिसे सर रोजर ने फटकार लगाई थी, क्योंकि वह उपदेश के दौरान शांत बैठने के बजाय हलचल कर रहा था। ठीक है, विशेष रूप से अपने पैर पटक रहा था, इसीलिए उसको डांट लगाई थी। ठीक है, किसने? जॉन मैथ्यूज को डांट लगाई थी, किसने? सर रोजर ने। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 54 नंबर प्रश्न आप बगल में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न, हु वाज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? हु वाज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति। ठीक है, मिसाइल कार्यक्रमों के विकास में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसीलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उनको उपाधि दी जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अग्नि और पृथ्वी जैसी सफल मिसाइलों को बनाने में इन्हीं की मुख्य भूमिका थी। विंग्स ऑफ फायर नाम की एक पुस्तक भी इन्हीं की लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 52 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 52 नंबर प्रश्न आपका, व्हिच फिक्शनल टेक्निक वाज यूज्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ इन हर राइटिंग्स? यानी वर्जीनिया वुल्फ जो है उन्होंने अपने लेखन में किस कथा तकनीक यानी कि फिक्शनल टेक्निक का उपयोग किया है? तो उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना के प्रवाह की बात करी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्जीनिया वुल्फ जो है चेतना का प्रवाह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक के उपयोग के में अग्रणी थी। पारंपरिक कहानी कहने के तरीकों के विपरीत जो एक सीधी रेखा में चलते हैं, यह तकनीक पात्र के मन में आने वाले विचारों, भावनाओं और यादों को निरंतर और अक्सर खंडित प्रवाह को दर्शाने का प्रयास करती हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास जैसे मिसेज डायलॉग और टू द लाइट हाउस इस शैली के बेहतरीन उदाहरण आपको दे सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वर्जीनिया वुल्फ का एक और निबंध है प्रोफेशंस फॉर वुमेन, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आता रहता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 55 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, पेट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, अ वर्क बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैज बीन टॉकन फ्रॉम कलाम्स बुक टाइटल्ड। प्रश्न आपसे कह रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन कलाम किस शीर्षक वाली पुस्तक से ली गई है? तो ये शीर्षक पुस्तक है आपकी कौन सी? इस शीर्षक का पुस्तक का नाम है आपका इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन यानी राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति की बात करी उन्होंने। डॉक्टर कलाम की पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स 2002 में प्रकाशित का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 53 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? Which is suitable profession for women according to Virginia Woolf in her essay Professions for Women? वर्जीनिया वुल्फ की प्रोफेशंस फॉर वुमेन नाम का जो है यश्य है, निबंध है, वो एक प्रकार से क्या है, वो क्या है? तो वही पूछा गया क्या है ये, तो ये एक क्या है, प्रश्न यही पूछा गया आपसे। 53 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? वर्जीनिया वुल्फ की प्रोफेशंस फॉर वुमेन ये क्या है? विच इज सुटेबल फॉर द वुमेन अकॉर्डिंग। तो वर्जीनिया वुल्फ द्वारा 1931 में विमेंस सर्विस हाउस में दिए गए एक भाषण के संक्षिप्त रूप में एक प्रकार से इसको रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Which is suitable professions for women according to Virginia Woolf in her essay Professions for Women? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो वर्जीनिया वुल्फ के प्रोफेशंस फॉर वुमेन के अनुसार उपयुक्त व्यवसायों के संबंध में दी गई जानकारी बताएं। वुल्फ से कड़ाई से उपयुक्त नौकरियों की सूची बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखें बाबू, प्रश्न 56 नंबर आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, हु सेड एज फॉर रविंद्रनाथ टैगोर आई कैन नॉट बिलीव दैट एनीवन बट मिस्टर ईस्ट कैन स्टिल टेक्स हिज पोएम्स वेरी सीरियसली। प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या कह रहा है प्रश्न, फटाफट से आप बताएं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। Who said as for Rabindranath Tagore, I cannot believe that anyone but Mr. East can still take his poems very seriously? ऑप्शन ए ई एम फॉरेस्टर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी ग्राहम ग्रीन, ग्राहम ग्रीन, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। करेक्ट आंसर क्या होगा? 56 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या लगेगा बेटा? 56 नंबर का आपका सी ऑप्शन लग जाएगा, सी ऑप्शन ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन ग्राहम ग्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे क्या क्या कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में यह विवादास्पद टिप्पणी करने वाले व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो ग्राहम ग्रीन ने विवादास्पद टिप्पणी की थी। ठीक है, मिस्टर ईस्ट कैन स्टिल टेक्स हिज पोएम वेरी सीरियसली। ठीक है, एज फॉर रविन्द्रनाथ टैगोर आई कैन नॉट बिलीव दैट एनीवन बट मिस्टर ईस्ट कैन स्टिल टेक हिज पोएम्स वेरी सीरियसली। ये किसने कहा था? ये कहा था किसने? ग्राहम ग्रीन ने कहा था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी उपन्यासकार हैं ग्राहम ग्रीन। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की थी कि वह पश्चिमी दुनिया में टैगोर की कविता के अस्थायी साहित्यिक मूल्य के बारे में अपना संदेह व्यक्त कर रहे थे। उनका मानना था कि 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद टैगोर के प्रति जो आकर्षण पश्चिम में था वह समय के साथ कम हो गया। उन्होंने व्यंग पूर्वक कहा था कि अब केवल कुछ ही लोग जैसे मिस्टर ईस्टमैन या इसी तरह के आलोचक उनकी कविताओं को गंभीरता से ले सकते हैं, बाकी और कोई नहीं ले सकता, ऐसे बताया था उन्होंने। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा? बेकन्स बिलीव्स दैट द स्टडी ऑफ मेक्स ऑन विटी। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करे बाबू? प्रश्न कह रहा है कि बेकन्स बिलीव दैट द स्टडी ऑफ मेक्स ऑन वन विटी। इसका राइट आंसर, बेकन्स का मानना था कि अध्ययन व्यक्ति को मजाकिया चतुर यानी विटी बनाता है, तो वो पोएट्री, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, पोएट्री बनाता है, बी ऑप्शन। ठीक है, फ्रांसिस बेकन के प्रसिद्ध निबंध ऑफ स्टडीज में, इस निबंध में कि बेकन बताते हैं कि अलग अलग विषय व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। उन्होंने लिखा कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, कविता चतुर बनाती है, गणित सूक्ष्म बनाती है, प्राकृतिक दर्शन गहरा बनाती है, नैतिकता गंभीरता देती है, तर्कशास्त्र व्यक्तित्व कला बहस करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो तर्कशास्त्र व विस्तृत कला वक्तव्य कला देती है, बहस करने में सक्षम बनाती है। तो कविता कल्पनाशीलता और मानसिक फुर्ती को बढ़ाती है, ऐसा उन्होंने कहा था, जिससे व्यक्ति की हाजर जवाबी चतुराई जो होती आती है। तो कविता, पोएट्री, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन आप इसी के साथ साथ देख लीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज। तो द बार्बर्स ट्रेड यूनियन में एक प्रकार से मुल्क राज आनंद की रचना है। इसकी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो उसका प्रमुख पात्र है चंदू, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नाई है ये, उसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है। निचली जाति के सदस्य है, वह कुशल है, आधुनिक दृष्टिकोण रखता है। जब गांव की ऊंची जाति के बुजुर्गों ने उसे डॉक्टर की तरह कपड़े पहनने यानी सफ़ेद कोट पहनने और चमड़ा के बैग ले जाने के लिए अपमानित कर दिया उसको, तो वह हड़ताल करने लगता है। वह ग्राहकों के घर जाने के बजाय अपनी खुद की दुकान शुरू करता है और अन्य नाइयों के साथ मिलकर के एक ट्रेड यूनियन बनाता है, जिससे बुजुर्गों को उनका सम्मान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये एक प्रकार से इसमें कहानी बताया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 61 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न, लेटर्स आर सेंट टू पीपल वुमेन वूम वी डोंट नो ऑन पर्सनल लेवल। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? किस प्रकार के पत्र लेटर्स आर सेंट टू पीपल whom वी डू नॉट नो ऑन पर्सनल लेवल,
यानी किस प्रकार के पत्र उन लोगों को भेजे जाते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत स्तर पर नहीं जानते, उनको हम फॉर्मल लेटर भेजते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र भेजते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, फॉर्मल लेटर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 58 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न 58 नंबर क्या आ चुका है बाबू? 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन एज द पर्पज ऑफ स्टडी बाय फ्रांसिस बेकन। प्रश्न आपसे कह रहा है कि फ्रांसिस बेकन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन के उद्देश्य के रूप में नहीं दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में उन्होंने नहीं बताया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 नंबर का सी ऑप्शन। जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फ्रांसिस बेकन की बात की जाए तो फ्रांसिस बेकन ने ऑफ स्टडीज के 3 मुख्य उद्देश्य बताए हैं। पहला है आनंद यानी डिलाइट, व्यक्तिगत खुशी और मनोरंजन के लिए। ठीक है, दूसरा आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट, अपनी बातचीत और भाषण कला को निखारने के लिए। और तीसरा है योग्यता यानी एबिलिटी, कार्यों को बेहतर प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता के लिए। उन्होंने इस निबंध में आर्थिक विकास या पैसा कमाने के अध्ययन को उद्देश्य में नहीं रखा है। 3 उद्देश्य रखे हैं, प्लेजर, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बिजनेस लेटर कम अंडर, बताएं। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 62 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है बिजनेस लेटर्स कम अंडर। बिजनेस लेटर जो होता है कम अंडर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, फॉर्मल लेटर। यानी बिजनेस लेटर जो होता है किसके अंतर्गत आता है? वो औपचारिक निबंध के अंतर, औपचारिक लेटर के अंतर्गत आता है। बी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 59 नंबर क्वेश्चन से आपका द ग्रे हियर्ड, 59 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। प्रश्न आपका द ग्रे हेयर्ड मैन इन सर रोजर्स स्टाफ वाच। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बढ़िया प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, बटलर। ठीक है, इसका बटलर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बटलर इसका राइट आंसर हो जाएगा 59। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का बेनिफिट्स क्या है इनमें से? देखिए, इम्प्रूव राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपका लिखने की शैली और कम्युनिकेशन स्किल आपका जो डेवलप होता है, इंप्रूव होता है। इंक्रीज विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आर नेटवर्किंग ऑन कोलेबोरेशन, करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखिए 64 नंबर प्रश्न है व्हिच वाज द फर्स्ट नोबल ऑफ नयनतारा सहगल। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? 64 नंबर प्रश्न, नयनतारा सहगल का पहला उपन्यास कौन सा है? नयनतारा सहगल का पहला उपन्यास है कौन सा? अ टाइम टू बी हैप्पी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ टाइम टू बी हैप्पी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बेटा 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है व्हिच इंग्लिश पोएट इन्फ्लुएंस्ड सरोजिनी नायडू मोस्ट, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर का व्हिच इंग्लिश पोएट, यानी कौन सा इंग्लिश पोएट इन्फ्लुएंस्ड सरोजिनी नायडू मोस्ट। प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बेटा। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे है 67, बताएं 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा भाई? 67 का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो चुका है। व्हिच इंग्लिश पोएट इन्फ्लुएंस्ड सरोजिनी नायडू मोस्ट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन, पीबी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 65 नंबर क्वेश्चन है प्रश्न द लाइफ डिवाइन बाई श्री अरविंदो घोष इज। 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर बताएं। प्रश्न है द लाइफ डिवाइन, श्री अरविंदो घोष की द लाइफ डिवाइन क्या है? वो एक महाकाव्य यानी एक दार्शनिक ग्रंथ है, एन एपिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। 68 नंबर प्रश्न है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। 68 नंबर करेक्ट आंसर आपसे क्या कर रहा है? 68 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर, कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की इनमें से नहीं है? प्रश्न आपसे कह रहा है।
तो उनकी रचना कौन सी नहीं है? देखिए हयवदन उनकी रचना नहीं है। ग्रीस जो है कर्नाड की रचना है। ग्रीस कर्नाड की रचना कौन सी है? हयवदन। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है। ग्रीस कर्नाड की रचना है ये। ठीक है, आपको बता दो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये रचना नहीं लिखी, बाकी जो है ये तीनों रचनाएं ये इन्हीं की हैं, जबकि हयवदन की रचना नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ द नोबेल्स ऑफ मुल्क राज आनंद? 66 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है 66 नंबर बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मुल्क राज आनंद के उपन्यासों का मूल विषय क्या है? तो मुल्क राज आनंद के उपन्यासों का मूल विषय सोशल एबिल्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल एबिल्स उनके उपन्यासों का मूल रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है कहानी में डॉक्यूमेंट जो होता है ना कि व्हाट डज द वर्ड डॉक्यूमेंट मीन इन अ स्टोरी, यानी कहानी में डॉक्यूमेंट का क्या अर्थ होता है? डॉक्यूमेंट का अर्थ क्या होता है? फॉलोइंग एक्शन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर को अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द शॉर्ट स्टोरी द टेरर? द टेरर 70 नंबर बताएं। द टेरर लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरी, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं भाई जो है गाय द मौपासा। गाय द मौपासा की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर। हु वाज द इनहेंटर ऑफ द विलेज इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री बाई आर के नारायण? बताएं 73 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडर द बरगद ट्री, अंडर द बनियान ट्री, अंडर द बनियान ट्री, अंडर द जो बनियान ट्री रचना है उसमें जादूगर कहानी सुनाने वाला कौन था? बताएं। तो जादुई कहानी सुनाने वाला कौन था? उसका नाम था नाम्बी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 71 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ द प्रोटागोनिस्ट आयुना पोटापो इन द स्टोरी द लेमेंट? 71 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 71 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आयोना। 71 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न है आपका पूछा गया कहानी के मुख्य पात्र आयोना पोटापो की बेटी का क्या नाम था? उसका नाम था अनीसिया। उसकी बेटी का क्या नाम था? अनीशिया नाम था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनीशिया ही उसकी बेटी का नाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अनीशिया उनकी बेटी का नाम था। एंटो चेकोव की कहानी द लेमेंट, उसमें आयोना अपने जवान बेटे की मौत से बहुत दुखी है। जब लोगों से बात करने की कोशिश करता है तो वह अपनी बेटी अनीसिया का जिक्र करता है जो गाँव में रहती है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ऑन विच डे द विलेज पीपल टर्नड अप एट द टेम्पल फॉर वर्शिप इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री? बताएं 74 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 74 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। On which day the village people turned up at the temple for worship in the story under the banyan tree? ऑप्शन है फ्राइडे, ऑप्शन बी मंडे, ऑप्शन सी ट्यूसडे, ऑप्शन डी थर्सडे। 74 नंबर क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर बताएं। ऑन विच डे विलेज पीपल, प्रश्न आपसे कह रहा है कह रहा है कि अंडर द बनियान ट्री कहानी में ग्रामीण किस दिन मंदिर में पूजा करने के लिए एकत्रित हुए थे? तो किस दिन था बेटा? तो ये किस दिन था? ए ऑप्शन फ्राइडे के दिन इकट्ठा हुए थे वो लोग। ठीक है, आर के नारायण की कहानी अंडर द बनियान ट्री, उसमें मुख्य पात्र नाम्बी महीने में एक बार कहानियां सुनाता था। गांव के लोग विशेष रूप से शुक्रवार के दिन मंदिर में पूजा के लिए आते थे और इसी दिन नाम्बी जो था बरगद के पेड़ के नीचे के आले में एक छोटा दीपक जला करके नई कहानी होने का संकेत देता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। द हॉर्स यूज्ड बाई आयोना पोटाफो इन द कैब जो है एरल वर्कडीन? भाई 72 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 72 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। द लेमेंट जो रचना है उसमें गाड़ी चलाने वाले कैब ड्राइवर का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है बेटा? आयोना पोटाफो उसका नाम है।
ठीक है। लेकिन 72 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द हॉर्स यूज्ड बाई आयोना पोटापोव इन हिज कैब एरियल वर्कड इन, ऑप्शन ए द आर्म्ड फोर्सेस, ऑप्शन बी द पुलिस, ऑप्शन सी हॉर्स रेसिंग, ऑप्शन डी फार्मिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 72 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल बेटा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72 का? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? या सशस्त्र बल सेना यानी कि द आर्म फोर्सेस, ठीक है। आयोन पोटापोव अपनी गाड़ी में जिस घोड़े का उपयोग करता है उसने पहले कहाँ काम किया था? तो उसने काम किया था सशस्त्र बल में काम किया था, सेना में काम किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 72 नंबर का इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट काइंड ऑफ गेम। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गेम वर द चिल्ड्रन प्लेइंग एट टू लाइट इन द स्टोरी गेम्स एट टू लाइट? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी खो खो, ऑप्शन सी हाइड एंड सीक, ऑप्शन डी कबड्डी। करेक्ट आंसर बताएं, बताइए। व्हाट काइंड ऑफ गेम यानी किस तरीके का, प्रश्न आपसे कह रहा है कि कहानी में बच्चे गोधूली बेला यानी टू लाइट में किस तरह का खेल खेल रहे हैं। तो कहानी जो है उसमें खो खो खेल रहे हैं, ये क्या खेल रहे हैं बेटा? तो वो लुका छिपी खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाइड एंड सीक, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 75 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने 75 क्वेश्चंस को समझ लिया है। यहाँ पर एक चीज कर लीजिएगा सुधार, 74 नंबर क्वेश्चंस में, सॉरी 72 नंबर क्वेश्चंस में आप कर लीजिएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 72 में आपका सी ऑप्शन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुकी है। 72 नंबर सी कर लीजिएगा, तो ये आपका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलता रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इसका इंग्लिश का पीडीएफ प्राप्त करना तो 99 84 039 139 पर एसएमएस करिएगा, ठीक है। आपकी फीस रखी गई है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के आपके पीडीएफ मिलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के में अगर आप हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे 100 रुपये फीस में। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं तो कहूँगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर में आप ज्वाइन हो जाइए। इससे क्या होगा कि मात्र 150 रुपये में आप फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स भी पा जाएंगे और वीडियो लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है। और इसी 150 रुपये में आपको क्या मिलेगा बेटा? इसी 150 रुपये में आपको पूरा सेकंड सेमेस्टर तक की तैयारी भी हो जाएगी, यानी कि सेकंड सेमेस्टर आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी इसी 150 रुपये में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स भी और पूरा सेकंड सेमेस्टर 6 महीने तक की तैयारी भी हो जाएगी। तो इसी नंबर पर तुरंत एसएमएस करें 99 84 039 139 पर और अपना जो है नामांकन करवा लें अपना जो है, ताकि आप लोग पढ़ सकें आराम से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। फीस आप कैसे जमा करेंगे? जैसे आप इस पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस एक सेमेस्टर के लिए, दोनों सेमेस्टर का एक साथ जोड़ेंगे तो आपका 150 रुपये फीस लगेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।